हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रहा एक नया चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है इकोसिस्टम इकोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले हम जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, उससे पहले हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है उस पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एज ए इंडिविजुअल, तो मेरे बारे में क्या पढ़ा जाएगा, मेरी फिजियोलॉजी, मेरी एनाटॉमी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे बारे में पढ़ी जाएगी। तो हम बोल सकते हैं हम ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, और हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो पॉपुलेशन होता है ये दिखाता है कि किसी भी गिवन एरिया में किसी एक जगह पे हमें सेम टाइप की, ठीक है, या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के लिए लिख सकते हैं इन अ गिवन एरिया। ठीक है, कोई भी एरिया हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज का समूह। ठीक है, किसी गिवन एरिया में उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन। और सबसे खास बात ये होता है कि पॉपुलेशन के अंदर जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, एक दूसरे के साथ मेटिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, मीन्स इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं जो पॉपुलेशन है किसी भी गिवन एरिया में किसी एक जगह पर सेम स्पीसीज के यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो सेम इंडिविजुअल है, चाहे वो डॉग्स का हो सकता है ग्रुप, या फिर ह्यूमन का हो सकता है, काऊ का हो सकता है, एलिफेंट का हो सकता है, ये सेम स्पीसीज के लोग हैं किसी गिवन एरिया में जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। देन हम बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी में क्या होता है, यहाँ पे किसी भी गिवन एरिया में किसी एक जगह, आप जान सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, इन अ गिवन एरिया आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं एक जगह पे, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी गिवन एरिया पे हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज फाउंड। ठीक है, किसी गिवन एरिया में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के स्पीसीज एक जगह पाए जाते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। अगर आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है, घास है, फूल है। ठीक है, बड़े ट्री भी हो सकते हैं, वहाँ पे डॉग है, पेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वहाँ पे किसी ने पेट में एज ए कैट लेके आया है, ह्यूमन है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के, या बोल सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एक ही जगह पे हम उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बताना इसलिए कि जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंट्रैक्शन कराते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर का। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो इकोसिस्टम है ये हमारा फंक्शनल यूनिट है, किसका, इकोलॉजी का, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। उससे पहले हमने देखा ऑर्गेनिज्म हुआ, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, यहाँ पे फंक्शन यूनिट नहीं बोला गया, बट जो इकोसिस्टम है ये क्या दिखाता है, फंक्शनल यूनिट दिखाता है, किसका, इकोलॉजी का। ये क्या करता है, इकोसिस्टम इंटरैक्ट कराता है, मीन्स इंट्रैक्शन दिखाता है, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन द बायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन बायोटिक फैक्टर्स। ठीक, तो हम बात करते हैं अगर ऑर्गेनिज्म में, तो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे तो उसके अंदर जो भी फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे, किसी भी एक जगह, किसी भी गिवन एरिया में, अगर बात करते हैं इंडिया में, कनाडा में, कहीं पे भी एक एरिया बताई जाएगी, उसमें सेम स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पा रहे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। जो कम्युनिटी है किसी भी गिवन एरिया में, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको स्पीसीज देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने साथ गार्डन में पेट लेके गए हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप गार्डन में हैं तो आपको जो प्लांट्स हैं, जो वहाँ पे ग्रीनरी है, कहीं ना कहीं आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है,
लेकिन बात करते हैं इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में क्या होता है, ये फंक्शन यूनिट है हमारी इकोलॉजी की। यहाँ पे आपको फंक्शन पढ़ने को देखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पे फूड वेब बनेगा, फूड चेन बनेगा, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है ये, ठीक है। यहाँ पे जो इकोसिस्टम है ये इंट्रैक्शन दिखाएगा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर में। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो चुका है, ठीक है, सॉइल हो चुका है, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। और साथ में ऑल्सो बायोटिक फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एनिमल के साथ ह्यूमन का इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम है, ये फंक्शन यूनिट दिखा रहा है किसका, इकोलॉजी का, ठीक है। अब तक हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन कम्युनिटी में पढ़ा, तो उसमें कोई भी इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई फंक्शन इंट्रैक्शन नहीं था। इंट्रैक्शन तो था बट फंक्शन यूनिट कहाँ देखने को मिले हमें, इकोसिस्टम में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है एनुअली, ठीक है। डिकम्पोजिशन, ठीक है, जो चीज़ें खत्म हो जाती है, मीन्स जो डेड हो जाती हैं, चाहे वो प्लांट का पार्ट हो, ह्यूमन का हो या किसी अदर एनिमल का पार्ट हो, उसका किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, कैसे वहाँ से एनर्जी को निकाला जाता है, ठीक है। फिर एनर्जी फ्लो, किस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है, एंड लास्ट में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ये चैप्टर बस यहीं तक है, 2-3 टॉपिक थे वो भी कट चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। An ecosystem can be visualized as the function unit of the nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। पहली लाइन में ही लिखा है मेरी बात कि जो हमारा इकोसिस्टम है आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, नेचर का, या फिर हम बोल सकते हैं इकोलॉजी का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इकोसिस्टम क्या है, फंक्शन यूनिट है हमारे नेचर का, क्यों, जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करने एक दूसरे के साथ, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन वो खुद के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, जो एबायोटिक फैक्टर, उनके साथ भी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी उनके सराउंडिंग में फिजिकल इन्वायरमेंट है या बोल सकते हैं एबायोटिक फैक्टर है, उनके साथ भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू द लार्ज फॉरेस्ट और सी। जो इकोसिस्टम है एक छोटे से साइज से, मतलब एक पॉन्ड से लेकर एक बड़े से फॉरेस्ट या बड़ा सा सी तक हो सकता है, ठीक है। जो इकोसिस्टम है उसकी साइज वेरी कर सकती है। स्मॉल साइज अगर देखना है तो आप स्मॉल पॉन्ड देख सकते हैं, लार्ज साइज अगर आपको देखना है इकोसिस्टम का तो आपको फॉरेस्ट देखना पड़ सकता है टेरेस्ट्रियल पे। अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक में, पानी के अंदर, तो समुद्र हो गया। आगे देखते हैं, many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem as the composite of all the local ecosystem on the earth। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल इकोसिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जितने भी लोकल इकोसिस्टम अगर अर्थ पे एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। हमारे अर्थ पे टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब क्या इकोसिस्टम है। अगर हम पानी की बात करते हैं एक्वेटिक के अंदर, ठीक है, पॉन्ड हो गया, छोटा सा एक इकोसिस्टम है। उससे बड़ा जाएंगे तो हम बात करेंगे रिवर, उससे भी बड़ा जाएंगे तो हम बात करेंगे सी, उससे भी बड़ा जाएंगे तो ओशन। तो यहाँ पे सारे इकोसिस्टम जितने भी लोकल इकोसिस्टम है अगर अर्थ पे उनको कंबाइन कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into the basic category, namely the terrestrial and the aquatic। तो बोला गया है कि इतना सारा इकोसिस्टम है जो कि बड़ा है एंड कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम एक समय पर एक ही बार में इसे स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे इकोसिस्टम होगा उसे टेरेस्ट्रियल बोलेंगे या लैंड इकोसिस्टम बोलेंगे, जो पानी के अंदर होगा उन्हें बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बोला गया है कि जंगल हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ऐसी जगह, ऐसी फील्ड जहाँ पे खूब घास है, ठीक है, दैट इज ग्रासलैंड। डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, सेंचुरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर पानी की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, सबसे छोटा पॉन्ड है, लेक हो गया। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भर गया, उसमें बहुत सारी स्पीसीज आके रहने लगे, दैट इज वेटलैंड। रिवर, नदी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिवर का पानी और हमारे समुद्र का पानी मिलता है, मिक्स होता है। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है, बोल सकते हैं फ्रेश वाटर प्लस
मरीन वाटर, ठीक है, समुद्र का खारा पानी जहाँ पे मिक्स होता है, ठीक है, उसी को हम सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, मिक्स। इसके ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो लैंड के क्या हो गया? फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया एंड डेजर्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, सेंचुरीज हो गया, वेटलैंड हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्रॉप फॉरेस्ट एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसीडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। कुछ इंसानों ने भी क्या किया? अपना एक इकोसिस्टम बना के रखा है। अगर वो क्रॉप फील्ड की बात करते हैं, अगर गेहूं की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, शुगर कैन की खेती हो रही है, ये सब क्या है? क्रॉप फील्ड है। ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी क्या एक इकोसिस्टम है, बट ये मैन मेड है, ठीक है। अगर बात करते हैं एक्वेरियम की, एक्वेरियम भी क्या है? ह्यूमन का बनाया हुआ है। एक बड़ा सा जार होगा जिसमें पानी जाएगा, साथ में यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, मछलियाँ होंगी और ऊपर से हम दाने डालेंगे खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है। तो ये भी क्या है? कहीं ना कहीं ये भी एक इकोसिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। We will first look at the structure of the ecosystem. पहले हमें स्ट्रक्चर समझना चाहिए इकोसिस्टम का, in order to appreciate the input, productivity, transfer of the energy, food chain, food web, nutrient cycling and the output, degradation and the energy losses, ठीक है। इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहला, खाना बनना चाहिए, जितनी जल्दी जल्दी एनर्जी बनेगा फिर उसे कोई खाएगा, खाने के बाद वो मर जाएगा, मरने के बाद उसको भी क्या किया जाएगा? डिग्रेड किया जाएगा, देन वहाँ से एनर्जी निकाला जाएगा, देन फिर से सॉइल में लाया जाएगा, फिर से प्लांट इसको यूज़ करेगा, देन फिर से खाना बनाएगा, क्या एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं इकोसिस्टम में, तो पहले क्या है? इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या है कि आपको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में। वो कौन कर सकता है? ऑब्वियसली प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हुई, देन प्लांट को कोई खाएगा, हर्बीवोर्स खाएगा या कोई भी इंसान खा लिया, ठीक है, उसको किसी जानवर ने खा लिया, इंसान को या फिर उस हर्बीवोर को, ठीक है। तो अब क्या होगा? आगे धीरे धीरे एनर्जी फ्लो करेगी, देन आगे का ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, जो उसका बचा हुआ पार्ट होगा शरीर का वो जाएगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेट्रस साइकिल चलेगी अलग से, जहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे उनको तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाएगा। देन दोबारा से प्लांट इनऑर्गेनिक मैटर को लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलेगी एंड लास्टली फिर से प्लांट क्या करेंगे? फिर से खाना बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, पहले खाना बनना चाहिए, फिर उसका ट्रांसफर होना चाहिए एनर्जी का, जो खाना बना है उसको धीरे धीरे आगे की तरफ ऑर्गेनिज्म को मिलना चाहिए, ठीक है। एंड देन ऑर्गेनिज्म मरा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चली एंड देन इसके बाद क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट देखने को क्या मिलेगा? जो मर चुका है ऑर्गेनिज्म उसका डिग्रेडेशन होगा, एनर्जी लॉस होगा। कुछ ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जो प्लांट खाते हैं उससे अगर 100% एनर्जी बनाई है, 100% खाना बनाया तो हम पूरा ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट को भी अपना यूज़ करना है और बाकी आगे के जितने भी हम पढ़ेंगे टॉपिक लेवल, वहाँ पे 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी सब हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। We will also look at the relationship of the cycle, chain, web are the created as the result of these energy flow within the system and their interrelationship, ठीक है। हम इन सबको जो साइकिल है, ठीक है, तो चेन चल रहा है, फूड चेन, फूड वेब, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है सिस्टम के अंदर, कैसे एक दूसरे के ऊपर इनका रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है कि खाना मुझे इससे से मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज एबायोटिक एंड द बायोटिक, ठीक है। आपने पहले के चैप्टर में पढ़ रखा होगा, बट वो पार्ट कट चुका है जो हम पढ़ते थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले पार्ट में, जिसमें हम एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर में कौन आता था? वहाँ पे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ठीक है, ये एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। और बायोटिक फैक्टर में कौन आएगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो यहाँ पे हमने पहले से क्लास में पढ़ रखा है कि वेरियस कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर, सॉइल हो गया, ठीक है। बायोटिक फैक्टर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो, ठीक है। यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल
बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे किस तरीके से इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसका बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दूसरे को अफेक्ट करता है, उसके सराउंडिंग को। ठीक है, अगर पानी ना मिले तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं। अगर खाना ना मिले तो इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, अगर उनके बीच में सही से इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। Let us look at these components in more integrated manner and see how the flow of energy take place within these component of the ecosystem। बोला जा रहा है कि अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनर के बाद एक के बाद एक के बाद एक, किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रहा है कंपोनेंट के अंदर, मीन्स इकोसिस्टम के अंदर, कैसे इकोसिस्टम हमारा काम कर रहा है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, interaction of the biotic and abiotic component result in the physical structure that is the characteristic for each type of ecosystem। ठीक है, इंट्रैक्शन होना चाहिए हर एक इकोसिस्टम में, किसका, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का, जिसकी वजह से यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है हर एक इकोसिस्टम का। मतलब कि ये है कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होना किसका ज़रूरी है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का। बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तब जाके एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है किसके लिए, हर एक इकोसिस्टम के लिए। अगर कोई इकोसिस्टम है तो इसका मतलब वहाँ पर जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, तभी वो क्या बोल सकते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाए हैं एंड देन वो क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, identification and enumeration of the plant and animal species of an ecosystem give its species composition। ठीक है, आप किसी जगह पे हैं, आप पहले आइडेंटिफाई करिए कितने टाइप के यहाँ पे प्लांट के स्पीसीज है, कितने टाइप के एनिमल के स्पीसीज है, इनके नंबर भी काउंट करिए कितने नंबर में है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरिकेशन कर रहे हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज का किसी इकोसिस्टम में। ये दिखा रहा है कि कितने स्पीसीज का कंपोजिशन है किसी इकोसिस्टम में। अगर 10 जानवर हैं, 20 प्लांट के स्पीसीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 10 डिफरेंट टाइप के एनिमल के स्पीसीज देख रहे हैं, 20 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्लांट स्पीसीज देख रहे हैं। तो इससे क्या बन रहा है, एक इकोसिस्टम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज की कंपोजिशन देख पा रहे हैं आप। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लेयर, स्ट्रैटा मीन्स लेयर होता है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर बाद लेयर। मीन्स अगर आप क्लास में हैं या फिर बोल सकते हैं अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल टाइम में, तो सबसे छोटा बच्चा आगे, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा पीछे। तो क्या होता है, एक लाइन में लगते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। क्या होता है, यहाँ पे हाइट वाइज हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को अरेंज करते हैं एक लाइन में। तो इस स्ट्रैटिफिकेशन में भी क्या है कि हर एक लेयर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्पीसीज है डिफरेंट टाइप के, वो भी क्या है, डिफरेंट लेवल पे ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को यहाँ पे खड़े किए हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, बोला गया है कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिफरेंट लेवल, उसी को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे उनके लेयर देख रहे हैं। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सॉइल। ठीक है, सबसे छोटी यहाँ पे क्या होगा, ग्रास होगा, हर्ब्स होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हर्ब्स। देन दूसरा लेयर आया, इससे बड़े आए कौन, हमारे शर्ब्स आए। ठीक है, ठीक, एंड देन और भी उससे बड़ा लेयर आया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन आया, ट्री आए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। या तो आप एक साथ इनको बना लीजिए, सबसे सही रहेगा। एक साथ बनाने का मतलब है कि एक ही सॉइल पे दिखाकर इनको, यहाँ पे हर्ब हो गया, शर्ब्स हो गया, इस तरीके से, एंड लास्ट पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्री हो गया। ठीक है, हर्ब हो गया, शर्ब हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, ये मैंने इस एक ही लाइन में बना दिया। अगर आप चाहें तो एक वर्टिकल लाइन में बना सकते हैं। तो क्या हो रहा है, सबसे छोटा कौन है, हमारा हर्ब है। ठीक है, घास आ जाएगी उसमें। शर्ब्स में जो झाड़ियाँ हैं कांटे वाली। ठीक है, ट्री, बड़े बड़े ट्री भी होते हैं। तो यहाँ पे ट्री भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, 5 to 7, 5 से लेकर 7 स्ट्रेटा होता है। मीन्स कि ट्री में भी क्या होंगे, छोटे होंगे, मीडियम साइज, बड़े होंगे, कॉनिफाइड, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा जनरल सा एग्जाम्पल लिया गया है एनसीईआरटी में, कि बोला गया है कि अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा, सबसे बोल सकते हैं सबसे नीचे
लेयर पे कौन होगा, हर्ब होगा, फिर उससे बड़ा कौन होगा, श्रब्स होगा, देन उससे बड़ा कौन होगा, ट्री होगा। तो इससे हम दिखा रहे हैं कि हाइट वाइज जो प्लांट का है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। For example, tree occupy the top vertical strata or layer of the forest, shrubs the second, and the herbs and grasses occupy the bottom of the layer। किसी फॉरेस्ट के अंदर हम गए, अगर हमको स्ट्रेटिफिकेशन करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है वर्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ट्री हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, वो सबसे ऊपर है, टॉप यहाँ पे बोल सकते हैं वर्टिकल स्ट्रेटा या लेयर पे हैं फॉरेस्ट में। देन अगर बात करते हैं श्रब्स से सेकेंड नंबर पे, मीडियम साइज के होते हैं। एंड लास्टली कौन है, हर्ब एंड ग्रासेस हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं बॉटम लेयर, ठीक है, एकदम छोटे हैं वो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर सबसे छोटा कौन है, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है। उनसे बड़े मीडियम साइज में कौन आ गए, श्रब्स आ गए, और सबसे बड़े क्या होंगे, ट्री होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट वाइज यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्पीसीज का, प्लांट के स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू द फंक्शन एज द यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। बोला जा रहा है कि किसी इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है अगर एक साथ मिलके काम करे तो हम उसको बोल सकते हो क्या, इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इनके बोल सकते हैं यूनिट या कंपोनेंट दिए गए हैं। अभी किस तरीके से काम करते हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है यहाँ पे एनर्जी फ्लो, एंड लास्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। ये क्या है, कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम में। ये चारों चीज़ अगर प्रेजेंट है तो ये दिखा रहा है कि इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर हमें कोई इकोसिस्टम बनाना है तो उसके लिए चार चीज़ें क्या है, चार जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। पहला प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, खाना बनना चाहिए। दूसरा डिकम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ खत्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है, उनको भी तो कहीं ना कहीं डिग्रेड करके उनसे भी तो एनर्जी निकालनी है, ठीक है। एनर्जी फ्लो होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, यहाँ पे मतलब फूड चेन या फूड वेब बनना चाहिए। एंड फोर्थ क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो न्यूट्रिएंट है, किसी इंडिविजुअल ने खाना खा दिया, मिस उसके अंदर न्यूट्रिएंट आ गया, उसके मरने के बाद भी जो न्यूट्रिएंट है उसके बॉडी में, उसको कहीं ना कहीं सॉइल में पहुंचाना है ताकि फिर से प्लांट उसको ले सके, ठीक है। तो ये चारों चीज़ अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ये चारों यूनिट अगर प्रेजेंट है तो ये दिखाएगा कि कोई भी इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल है, ठीक है। ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। To understand the ethos of the aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example। बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से जो ये चारों यहाँ पे ये यूनिट है, ठीक है, इनको समझने के लिए अगर आपको चाहते एग्जाम्पल लेना तो यहाँ पे बोला कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारा इकोसिस्टम फंक्शन करता है। तो चलिए पहले एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा पॉन्ड है, ठीक है, दिस इज पॉन्ड। इसमें क्या है, पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है, दिस इज वाटर, ठीक। अब जो पॉन्ड है उसके बेस पे क्या है, सॉइल है, ऑफ कोर्स सॉइल ही होगा, ठीक। इसके लिए ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम बात करें, ये देखिए साइड में, पॉन्ड के साइड में भी तो कोई प्लांट्स होंगे, यहाँ पे कुछ घासें हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, मार्जिनल प्लांट है, ठीक। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग प्लांट। ये इस तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से फ्लोट करेंगे। कुछ होंगे पानी के अंदर होंगे, सबमर्ज्ड प्लांट। कुछ जो होंगे बॉटम में भी हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, बॉटम ड्रिलिंग प्लांट होंगे। ये क्या हो गए, हरे हरे क्या दिख रहे हैं, प्लांट दिख रहे हैं हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ जो प्लैंक्टन होंगे इस तरीके से, जो इन प्लांट को खाएंगे, ठीक। इसके बाद कुछ छोटी मछलियाँ होंगी जो जू प्लैंक्टन को खाएंगी, और कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं बड़ी मछलियाँ भी होंगी इस तरीके से, ठीक है, जो छोटी मछलियों को खाएंगे। एंड देन अगर हम बात करते हैं बेस पे, यहाँ पे कुछ डिकम्पोजर भी होने चाहिए इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे डिकम्पोजर है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, फ्लैजिलेट्स हैं, इस तरीके से मैं फ्लैजिलेट्स को बनाती हूँ। ये हमारी बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गया, फ्लैजिलेट्स भी हो गए, ठीक है, बेस पे है। ये हमारा क्या है, सन।
दिस इज़ अवर सन, और बाकी ये सब प्लांट बन चुके हैं। अब ये सन से क्या निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा इस तरीके से, ये देखिए रेडिएशन आ रहा है। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट है हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं हमारे प्लांट कैसे ऑटोट्रॉपिक हैं। ये क्या करेंगे, ये जो सन है ना, सन से क्या लेंगे, इसके एनर्जी लेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसीलिए प्लांट को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं कि जब वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो सन है, ठीक है, सूरज भगवान है यहाँ पे, तो उससे क्या करेंगे, जो हमारे प्लांट हैं, ठीक है, चाहे वो पानी के अंदर है, पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड देखिए छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो जितना भी सूरज की रोशनी कहीं ना कहीं इसके बॉटम तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ये समुद्र नहीं है कि अंधेरा हो अंदर तक, ये क्या है, पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर यहाँ पे जो भी प्लांट्स होंगे, बोल सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सन से जो हमारे मार्जिनल प्लांट है, मार्जिनल प्लांट का मतलब है कि जो किनारे किनारे होंगे, पॉन्ड के जो किनारे किनारे होंगे, मार्जिन पे होंगे, जो एज पे होंगे, जो किनारे होंगे, वहाँ पे प्लांट होंगे, वो भी क्या करेंगे, सन से एनर्जी लेके खाना बनाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। देन हम देखते हैं जो पॉन्ड है हमारा, उसके ऊपर कुछ प्लांट है ना, फ्लोट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। जो पानी के ऊपर, पानी की सतह पे, सरफेस पे जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, खुद से नहीं करते, पानी की जहाँ पे धारा जाएगी वहीं पे क्या होंगे, अपने यहाँ फ्लोट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक। देन अगर हम बात करते हैं, कुछ प्लांट होंगे जो बीचों बीच होंगे, जो समृष्ट होंगे, पानी के अंदर होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, समृष्ट प्लांट, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। कुछ होंगे जो बॉटम में होंगे, ठीक है, एकदम सॉइल के बॉटम में होंगे, वो भी खाना बनाएंगे। किससे बना रहे हैं, सोलर एनर्जी से क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब ये खाना बना के रख लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि खाना स्टोर रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं होगा, इन्हें भी तो कोई खाने आएगा, इनसे भी तो कोई एनर्जी लेगा, बिल्कुल हाँ। जो हमारा जू प्लैंक्टन है, ये हमारा जू प्लैंक्टन जो है, नाम से लग रहा है जू, जू का मतलब क्या है, एनिमल है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या है, फाइटो, फाइटो शब्द का मतलब क्या है, प्लांट, फाइटो, फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, और उन्हें खाने कौन आएगा, हमारा जू प्लैंक्टन, ठीक है। ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स, जो हरी हरी चीज़ों को खाते हैं, बोल सकते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। तो हमारा जू प्लैंक्टन क्या है, हर्बीवोर्स है, वो क्या करेगा, जो भी प्लांट हैं या बोल सकते हैं जो भी फाइटोप्लैंक्टन है उन्हें खाएगा। अब इस जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगा। ये जो छोटी मछली है ये जू प्लैंक्टन को खाती है, ये क्या हो गई, हमारी प्राइमरी कार्निवोर हो गई, ठीक है। पहली ऐसी बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, एनिमल को खा रहा है पानी के अंदर, मीन्स कि एक छोटी सी मछली किसको खा रही है, हमारे पॉन्ड के अंदर जू प्लैंक्टन को खा रही है। तो क्या हो गई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। अब इस छोटी मछली को कोई बड़ी मछली खा रही है, देन क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्निवोर होगा, ठीक है। तो इसको ये खा रही, एक टाइम होगा जब छोटी मछली या फिर बड़ी मछली की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, पानी के अंदर कहाँ पे आ जाएंगे, बॉटम पे। तो बॉटम पे को क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे फंगस है, बोल सकते हैं बैक्टीरिया है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं हमारे फ्लैजलेट है, जो क्या करेंगे, इनको तोड़ तोड़ के इनके अंदर से एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। और साथ में जो भी यहाँ पे सॉइल है इनके अंदर फिर से न्यूट्रिएंट डाल देंगे, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट हैं मीन्स हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सॉइल के अंदर। देन दोबारा से फिर से जो प्लांट्स हैं ये फिर से क्या ले लेंगे, इनऑर्गेनिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे दोबारा से। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उनको पहले कौन इस्तेमाल करेगा, प्लांट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी बनाएंगे, मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे, स्टार्च बनाएंगे, ठीक है। मार्जिनल प्लांट हो गया ये हमारा फ्लोटिंग प्लांट हो गया। बीच बीच में जो प्लांट है पानी के बीचों बीच उसे समृष्ट प्लांट बोलते हैं, और जो यहाँ पे है इसको बोलेंगे हम लोग, बोल सकते हैं बॉटम प्लांट, ठीक है। अगर बात करते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन इसे खाने के लिए कौन आएगा, जू प्लैंक्टन आएगा। जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है, छोटी मछली खा रहा है। छोटी मछली को कौन खा रहा है, बड़ी मछली खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फूड चेन बन गया। किस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे से। अगर किसी की डेथ होती है वहाँ से भी क्या किया जाएगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जो प्लैंक्टन मर गया, ठीक है, या स्मॉल फिश मर गई, कोई मर गया, तो यहाँ पे जो फंगस हैं जो यहाँ पे बेस पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारे पॉन्ड का जो बेस है, या फिर बोल सकते हैं जो एकदम नीचे बॉटम वाला पार्ट है, वहाँ पे जो फंगस है, जो यहाँ पे हमारे फ्लैजलेट्स हैं, ठीक है, जो बैठे हुए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो बैठी हुई है, वो क्या करेगी, इनके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगी। यहाँ से एनर्जी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से इनऑर्गेनिक मैटर निकलेगा। देन दोबारा से क्या होगा, इनऑर्गेनिक जो मैटर होगा दोबारा
से सॉइल में आ जाएगा, दोबारा से फिर से प्लांट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहला क्या यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हुई, खाना कौन बना रहा है, यहाँ पे जितने भी हरे भरे पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, मार्जिनल प्लांट हो गया, जो भी है यहाँ पे हरे भरे, सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हो गया। ओके, अगर कोई भी पौधा या कोई भी मर रहा है, उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए फ्लैजिलेट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, बिल्कुल ये भी है। एनर्जी फ्लो हो रहा है, हाँ, प्लांट्स को कौन खा रहा है, जो प्लैंक्टन, मीन्स फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, जो प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खा रही है, फिर लार्ज फिश खा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, बिल्कुल। और जब बड़ी मछली मर जा रही है, छोटी मछली कोई भी मर रहा है, उनका डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या हो रहा है, उनके न्यूट्रिएंट को दोबारा से फिर से पानी के अंदर डाल दिया जा रहा है, ताकि फिर से दोबारा से जो फाइटोप्लैंक्टन है और भी जो प्लांट्स हैं वो उनको दोबारा से ले सके, इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चल रही है। तो ये चारों कंपोनेंट जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पर एक छोटा सा या जितने बड़े एरिया में है, ठीक है, एरिया डिसाइड करें कि छोटा है या बड़ा है इकोसिस्टम, ठीक है। अगर ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे एक फंक्शनल इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। तो चलिए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। This is fairly a self-sustainable unit and rather a simple example that explain even the complex interaction that exist in the aquatic ecosystem। बोला जा रहा है कि जो हमारा पॉन्ड है ना, सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद से ही काम चला ले रहा है, खुद से ही अपनी यहाँ पे रिकवरी कर पा रहा है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, सनलाइट तो हर जगह प्रेजेंट है, उससे खाना बन रहा है, फिर एनर्जी फ्लो हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो जा रही है। यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही अपना इकोसिस्टम चला पा रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है किसके अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। A pond is a shallow water body in which all the above mentioned 4 basic component of ecosystem are well exhibited। बोला जा रहा है कि जो पॉन्ड है छोटा सा, सोलो मतलब कि वहाँ पे जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सोलो टाइप का बोल सकते हैं, दलदले टाइप की है, मीन्स एक छोटा सा पॉन्ड वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर ये चारों चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया। चारों जो कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है किसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए, ये चारों चीज़ें हमारे छोटे से पॉन्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। जो यहाँ पे प्लांट हो गया, ठीक है, जो प्लैंक्टन हो गया, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है, बट एबायोटिक फैक्टर भी है। देखिए पहला हमारा सन से क्या आएगा, लाइट आएगा, ठीक है, लाइट आया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। वाटर हमारा एबायोटिक फैक्टर है, सॉइल हमारा एबायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे, नॉन लिविंग थिंग से। मीन्स बायोटिक फैक्टर क्या कर रही है, इंट्रैक्ट कर रही है एबायोटिक फैक्टर से। अगर सूर्य नहीं निकला, सन नहीं हुआ, तो लाइट नहीं आया, टेम्परेचर नहीं हुआ, पानी नहीं रहा, सॉइल नहीं रहा, तो यहाँ पे किस तरीके से इकोसिस्टम बनेगा। तो किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों ही इंट्रैक्ट करेंगे तभी जाके एक इकोसिस्टम बन पाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमको अगर कोई इकोसिस्टम बनाना तो 4 बेसिक चीज़ तो रहनी ही चाहिए, साथ में एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, वाटर के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले हुए हैं, ठीक है। सॉइल हो गया एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारे बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट भरे पड़े हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। साथ में लाइट है, ठीक है, टेम्परेचर है, ये सब चारों चीज़ें क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। अगर बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है, ये सब क्या है, बायोटिक फैक्टर में आएंगे। जो प्लैंक्टन हो गया, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर में आएंगे, ठीक है। The solar input, the cycle of the temperature, day length and the other climatic condition regulate the rate of the function of the entire pond। बोला जा रहा है कि जो सोलर इनपुट है, मीन्स जो सूर्य से रेडिएशन निकल रही है, जो सोलर एनर्जी निकल रही है, क्या एक सोलर इनपुट है। इसी की मदद से जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हरे भरे फाइटोप्लैंक्टन है, वो क्या कर पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर पा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर आया मतलब लाइट गिरा, देन टेम्परेचर बढ़ा, मीन्स हम बोल सकते हैं साइकिल ऑफ टेम्परेचर। सूर्य से क्या होता है, सुबह सुबह के टाइम हल्की हल्की रोशनी आती है, फिर बोल सकते हैं लाइट आ रही है, लेकिन 12 बजे आप अगर जाके धूप में आ जाएं तो क्या देखेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप अंदर आ जाएंगे तुरंत। तो इसका मतलब ये है कि जो सोलर इनपुट है, पहले उससे लाइट आएगी धीरे धीरे, और लाइट से क्या होगा, टेम्परेचर इवॉल्व होगा, ठीक है, उससे बढ़ेगा, राइज करेगा डे के टाइम में। और यहाँ पे अदर क्लाइमेटिक फैक्टर हैं कि मौसम कैसा है, ये भी क्या करता है, रेगुलेट करता है किसका, पूरे भी हमारे जो पूरा पॉन्ड है, इंटायर पॉन्ड है, उनके फंक्शंस को, ठीक है।
तो ऑटोट्रॉपिक, अब हम बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर के बारे में। अब तक हमने एबायोटिक फैक्टर में देख लिया किस तरीके से सन से लाइट आ रही है, देन टेम्परेचर बढ़ रहा है, देन सॉयल वाटर, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। अब बायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूडेड द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज। बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स जो खुद क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, वो सेल्फ कैपेबल हैं खाना बनाने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जैसे कि बोला गया है फाइटोप्लैंक्टन जो पानी के अंदर हैं, कुछ एल्गी हैं जो एकदम बॉटम में हैं या फिर बोल सकते हैं सरफेस पे भी हो सकती हैं, फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट हो गया, मार्जिनल प्लांट जो कहाँ पाए जा रहे हैं, किनारे पाए जा रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए कि ये देखिए मार्जिनल प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है, कुछ एल्गी भी होंगे, कुछ बॉटम में भी प्लांट्स हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब खाना बना पा रहे हैं। किसकी मदद से बना पा रहे हैं, सनलाइट की मदद से, ठीक है। आगे देखते हैं द कंज्यूमर। अब जो ये प्लांट हैं इन्होंने खाना बना के रखा, अब इनको भी कोई खाने आएगा, कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाई जूप्लैंक्टन हो गया, द फ्रीली स्विमिंग एंड द बॉटम ड्रिलिंग फॉर्म, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 3 हो सकते हैं। पहला क्या है, जूप्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा, ठीक है। फ्री स्विमिंग है जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है ये इनको खाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड जो प्लांट है, ठीक है, सबमर्ज्ड प्लांट हो गया, या जो बॉटम पे एल्गी हैं प्लांट्स हैं, ये देखिए बॉटम पे, एकदम बॉटम पे, यहाँ इनको भी कौन खाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं बॉटम ड्रिलिंग, ये बोल सकते हैं फॉर्म खाएगा, ठीक है। इसके अलावा मछलियाँ हैं, ठीक है, स्मॉल फिशेस हो गई, लार्ज फिशेस हो गई, तो ये क्या करती हैं, जो हमारे जो प्लैंक्टन है, कुछ मछलियाँ इनको खाती, स्मॉल फिश इनको जो प्लैंक्टन को खा के जिंदा रहती हैं, फिर स्मॉल फिश को कोई बड़ी फिश खाएगी, तो ये भी क्या है, एक तरह का एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, एज ए कंज्यूमर, ठीक है, काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजर के बारे में। एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्रिलिंग फॉर्म को बताया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर फिशेस भी हैं, ठीक है, तो वो भी जूप्लैंक्टन खा सकती हैं। इसके बाद स्मॉल फिश को बड़ी फिश भी खा सकती है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। एंड थर्ड देखते हैं द डिकम्पोजर ऑफ आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉट। बोला जा रहा है कि जो डिकम्पोजर होंगे कोई भी, यहाँ पे चाहे जूप्लैंक्टन मर गया, फ्री स्विमिंग मर गया, बॉटम ड्रिलिंग फॉर्म खत्म हो गया, या कोई फाइटोप्लैंक्टन ही खत्म हो गया, डेथ हो गई इसकी, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फ्लैजिलेट हो गए। फ्लैजिलेट स्पेशली कहाँ होंगे, जो बॉटम है, ठीक है, ये जो बॉटम है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एकदम नीचे, यहाँ पे ही क्या होंगे, डिकम्पोजर यहीं पे रहते हैं, ताकि जो कोई मरे जमीन के सतह पे ही आएगा, मीन्स हम बोल सकते हैं पॉइंट के सतह पे ही आएगा, बॉटम पे ही आएगा, एंड देन इनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उनको तोड़ तोड़ के उनसे क्या लिया जाएगा, एनर्जी निकाला जाएगा, उनके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। This system perform all the function of any ecosystem and of biosphere as whole. That is the conversion of inorganic into the organic form with the help of the radiant energy of the sun by the autotroph, consumption of the autotroph by the heterotrophs, and decomposition, mineralization of the dead matter to release them back for the use by the ऑटोट्रॉप। दिस इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो फंक्शनल इकोसिस्टम है, ठीक है, जो ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी बायोस्फीयर में, तो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक मटेरियल में, किसके हेल्प से, सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी की मदद से। और कौन कर पा रहा है, ऑटोट्रॉप कर पा रहे हैं। मतलब कि हम पहले से जानते हैं कि CO2 दो, वाटर दो, ठीक है, और प्लांट के पास क्लोरोफिल होते हैं, साथ में सनलाइट डालो तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है खाने का। कौन कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कंजप्शन हो रहा है ऑटोट्रॉप का, किसके द्वारा, हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप वो होते हैं जो खुद खाना नहीं बना पाते, बल्कि वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे, ऑटोट्रॉप पे, कि उनको वहाँ से एनर्जी मिले, ठीक है। एंड थर्ड क्या होगा, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन हो रहा है डेड मैटर का, किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे फंगस थे, बैक्टीरिया था, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, फ्लैजिलेट भरे होंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो फ्लैजिलेट होंगे, फंजाई हो गया,
बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करेंगे, जो डेड मैटर होगा उसको डिकम्पोज करेंगे, उसे तोड़ेंगे, उसके ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मिनरल्स को बढ़ाएंगे, दोबारा से उसका रीयूज कराएंगे। ठीक है, ये कौन करा रहा है, डिकम्पोजर करा पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको तोड़ तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। दोबारा से इनऑर्गेनिक मैटर का दोबारा से रीयूज कौन करेगा, हमारा ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट्स करेंगे। ठीक है, और ये सारी इवेंट्स एक बार कंप्लीट होने के बाद एक साइकिल, फिर दोबारा यही, मतलब कि जो पूरी साइकिल है बार बार अगेन क्या होगा, रिपीट होगा। मीन्स एक बार पूरा साइकिल क्या होगा, एक बार देख लेते हैं फिर से कि पहले क्या होगा, सनलाइट आई, जो भी प्लांट होंगे हरे भरे, ठीक है, चाहे मार्जिनल हो, चाहे फ्लोटिंग हो गया, सबमर्ज्ड हो गया, एल्गी हो गए, कोई भी प्लांट हो, ठीक है, हरा भरा है, ऑटोट्रॉप है, वो क्या करेगा, रेडिएंट एनर्जी या बोल सकते हैं सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, मीन्स ग्लूकोज बनाएगा। अब खाना बन के तैयार है, ये हमेशा थोड़ी ना प्लांट अपने अंदर जो भी एनर्जी बनाया उसे कंज्यूम करेगा 100%, कभी नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेगा, बाकी एनर्जी उसके अंदर बचे होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, उसको कौन खाएगा, उसको खाएंगे हमारे हर्बिवोर्स। ठीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बिवोर्स बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो हो सकते हैं हेटरोट्रॉप्स, खुद खाना नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है जू प्लैंक्टन हो गया, ठीक है, इवन बॉटम ड्रिलिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, फ्री स्विमिंग करके हो गया, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल फिशेस हो गए। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इन फाइटोप्लैंक्टन जो हरे भरे एल्गी हैं, जो प्लांट्स हैं उनको खा रहे हैं। ठीक है, उनको फिर स्मॉल फिशेस को कौन खाएंगे, लार्ज फिशेस भी खाएंगे। इससे क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, जब कोई भी, चाहे कोई भी प्लांट हो गया, चाहे जो प्लैंक्टन हो गया, चाहे स्मॉल फिश, लार्ज फिश, कोई भी, किसी की भी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद कहाँ पे आके गिरेंगे, वो बॉटम पे आके गिरेंगे, जो पॉन्ड का बॉटम है वहाँ पे आके गिरेंगे। और बॉटम में क्या प्रेजेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करती हूँ मैं, बैक्टीरिया फंजाई तो रहेंगे ही रहेंगे सारे इकोसिस्टम में, लेकिन एक्वेटिक में कौन होगा, फ्लैजिलेट होगा। ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन कराएंगे, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको तोड़ा जाए किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और यही सिंपल इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट है फिर से सॉइल में, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और दोबारा से जो यहाँ पे प्लांट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन है, दोबारा से इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे चारों चीजें चल रही हैं, प्रोडक्टिविटी भी हुआ, एनर्जी का फ्लो हुआ, एक दूसरे को खा खा के एनर्जी का कंडक्शन भी करा रहे हैं, एंड देन आपने देखा डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन होने के बाद दोबारा से डिकम्पोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ के इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट है, तभी तो दोबारा से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी, और फिर से दोबारा से जो भी प्लांट होंगे अपने न्यूट्रिएंट को ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों चीजें होना जरूरी है, और बार बार होता है, रिपीट होता है। ठीक है, there is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and losses heat to the environment। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स यूनिडायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन में हो रहा है अपने हायर ट्रॉफिक लेवल में। पहले कौन होंगे, प्लांट होंगे, प्लांट ने जो एनर्जी बनाई उससे कौन खाया, हर्बिवोर्स ने खाया, हर्बिवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने, कार्निवोर्स को किसने खाया, जो प्राइमरी कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और अपने हायर ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है, और कुछ एनर्जी क्या होगी, ऐसे हीट के फॉर्म में लॉस होगी। ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले आगे। ठीक, बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर कितने अमाउंट में प्लांट बना पा रहे हैं। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि प्लांट कितने अमाउंट में पहली बार ऑर्गेनिक मैटर बना पा रहे हैं, किससे, सोलर एनर्जी से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया जाएगा तो हर्बिवोर्स हैं, जो प्लांट्स को खा रहे हैं, उनको खाने के बाद कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर बना पा रहे हैं दूसरी बार में। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। A constant input of the solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इनपुट, मीन्स आपको कॉन्स्टेंटली सोलर एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूरज आज निकल रहा है तो फिर 10 दिन बाद निकल रहा है, तो इकोसिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, कांस्टेंट एनर्जी देते रहना है, ताकि क्या हो सके, किसी भी इकोसिस्टम में फंक्शन हो सके, खुद से सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांस्टेंट इनपुट होना चाहिए, मीन्स सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन आना चाहिए। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ the biomass or the organic matter produced per unit area over a time period by the plant during the photosynthesis। बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको डिफाइन किया जाता है कि पहली बार
जो प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ उसको मतलब पहली बार किसने खाना बनाया है, पहली बार किसने सोलर एनर्जी से इस्तेमाल करके पहली बार खाना बनाया है, मीन्स स्टार्च की फॉर्मेशन की, वो कौन है, प्लांट है। कब किया, फोटोसिंथेसिस में किया है। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होगा इसमें ये होगा कि कितने अमाउंट में जो बायोमास है या ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं किसी भी एरिया में किसी भी गिवन टाइम पीरियड में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उससे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। और कौन कर पा रहा है, प्लांट कर पा रहा है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, ठीक है, जो ये प्रोडक्टिविटी है या फिर बोल सकते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्शन है इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। देखिए दोनों में डिफरेंस है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है कि कितना बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मैटर किसी भी गिवन एरिया या टाइम पीरियड में कोई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बना पा रहा है। लेकिन अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए किसके फॉर्म में, वेट के फॉर्म में, तो कौन होगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेट के फॉर्म में किसी एक गिवन एरिया में, ठीक है। एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर यूनिट प्रोडक्टिविटी का पूछेगा तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, कि कितना रेट ऑफ बायोमास बन रहा है किसी गिवन एरिया में किसी गिवन टाइम में। रेट का मतलब क्या है, जो भी बायोमास बन रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, दैट इज रेट, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है ये दिखा रहा है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गिवन टाइम में, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अगर हम वेट के फॉर्म में देखते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे टाइम लगाना जरूरी क्योंकि प्रोडक्टिविटी की यूनिट है। अगर प्राइमरी प्रोडक्शन पूछता उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी के फॉर्म में लिखते किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है तो वेट में अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होगा। अगर एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम आप कंपेयर भी कर सकते हैं। इट इज गिवन इनटू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये डिवाइडेड है तो ये दो टाइप के होते हैं, जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए कोई प्लांट है, ठीक है, ये है हमारा प्लांट, ठीक है, ये हमारा कौन है, प्लांट है ये, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सनलाइट से, सनलाइट इस पे गिरी इस तरीके से, इसने क्या किया, टोटल खाना, तो टोटल बायोमास इसने बनाया जीपीपी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, टोटल अमाउंट, कितना इसने टोटल अमाउंट क्या बनाया, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस, ठीक, कि टोटल जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि किसी प्लांट ने, किसी ट्री ने, किसी भी ऑटोट्रॉप ने कितना टोटल बायोमास या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है, सिंथेसिस किया, ये क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनपीपी की, अगर एनपीपी की बात करते हैं तो ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट ने पूरा खाना बना लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट ने सब बना लिया दूसरों को देने के लिए, कुछ तो वो खुद यूज़ करेगा, ठीक है। उसने कुछ लॉस किया, कब, रिस्पायरेशन लॉस में, ठीक है, रिस्पायरेशन लॉस में उसने क्या किया, कुछ एनर्जी को ऐसे लॉस कर दिया। तो जो एनपीपी है वो क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये कौन यूज़ करता है, यूज़ करता है हमारे कंज्यूमर, ठीक है। ये कौन यूज़ करेगा, ये हमारे कंज्यूमर यूज़ करेंगे, जो प्लांट्स को खा रहे हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो 1 लाख रुपए कमाता है, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख कमाता है, ठीक है, 1 लाख कमाता है, उसका खुद का खर्चा 50,000 है, सपोज करिए वो खुद अपने ऊपर एक्सपेंसेस करता है 50,000 का। अगर उसको अपनी फैमिली को भी पैसा देना है तो अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसके पास कितना बचता है, 50,000 बचता है। तो ये जो बचा हुआ चीज़ है वही तो उसके फैमिली ले रही है, वही मनी तो उसके फैमिली ले रही है। मीन्स एक इंसान खुद 1 लाख टोटल उसकी इनकम है 1 मंथ की, ठीक है, जिसमें से उसका खुद का खर्चा जो है 50,000 है, ठीक है। अब 50,000 अपना वो खुद निकाल लेता है तो बचा कितना उसके सैलरी का, 50% बचा, 50,000 बचा। अब वो 50,000 वो चाहे किसी को भी दे, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको फैमिली को देना, या कहीं पे भी किसी को भी दे सकता, वो तो इसका एक्स्ट्रा है, उसका खर्चा तो इतने में ही चल गया 50,000 में, जो एक्स्ट्रा 50,000 है उसे क्या कर सकता है, वो किसी और को दे सकता है। वैसे प्लांट भी हैं कि प्लांट क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उससे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं।
जो टोटल खाना बन चुका है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्लांट तो इतने पागल है नहीं कि खाना बना रहे खुद इस्तेमाल कुछ ना करे दूसरों को दे देने। प्लांट को भी क्या करना है, रेस्पायरेशन लॉस करना, उनकी भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें उनको इस्तेमाल करना है एनर्जी का, ठीक है। तो क्या होगा कि वो कुछ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ हिस्सा ले लेंगे, एज अ रिस्पायरेशन लॉस में ख़त्म कर देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि आगे कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूमर, जो प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ पे बोला गया है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसी भी इकोसिस्टम में, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कितना यहाँ पे बायोमास या कितना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बना है प्लांट के द्वारा टोटल, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, जीपीपी बोलते हैं। कंसीडर द अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट एंड रेस्पायरेशन लॉस, ठीक है, जितना जीपीपी बना है उसका कुछ हिस्सा प्लांट अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेता है एज अ रेस्पायरेशन लॉस, ठीक है। द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पायरेशन लॉस इज द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टोटल जितना अमाउंट बना रहा है यहाँ पे बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्लांट, ठीक है, सनलाइट से क्या कर रहा है, एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, सोलर एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में, खाने में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें इसको टोटल को क्या बोलेंगे, जीपीपी बोलेंगे, जिसमें प्लांट खुद थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा है जीपीपी का, जिसे हम रेस्पायरेशन लॉस में देख सकते हैं। और जो बचा हुआ यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, उसे हम एनपीपी बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस, थोड़ा प्लांट ने इस्तेमाल किया और जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आया था तो ये इंपॉर्टेंट है, जीपीपी माइनस आर मीन्स रेस्पायरेशन लॉस इक्वल टू एनपीपी, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉफ, हर्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो बचा हुआ बायोमास है, बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट के अंदर, वो कौन कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा। वो कंज्यूमर कौन हो सकता है, हेटेरोट्रॉफ में या तो हर्बिवोर्स हो सकते हैं जो हरे भरे पौधे खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन हो गया, काऊ, बफेलो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कंज्यूमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंज्यूमर कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट ही किसी कारण से सूख गया, झड़ गया, कट गया, टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हुआ, डेड हो गया, और उसको कौन डिकम्पोज कर रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है या जो बचा हुआ बायोमास है, जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, वो कौन इस्तेमाल करेगा, हेटेरोट्रॉफ इस्तेमाल करेंगे, या तो हर्बिवोर्स हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ठीक है। जो कंज्यूमर है उसने हरे भरे पौधे को खा के अपना बायोमास बढ़ाया, ठीक है, अपने अंदर फिर से ऑर्गेनिक मैटर को फिर से बनाया दोबारा से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसको डिफाइन किया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने क्या किया है, साग सब्जी खाई और अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ठीक है। जो प्लांट्स को खाया दोबारा से अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इन्वेडिंग द पर्टिकुलर एरिया। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन कर रहा है, ऑब्वियसली प्लांट कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, तभी तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बना पा रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने टाइप के प्लांट की स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में है। अगर किसी एरिया में 50 है और कहीं पे 2000 है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होगा भाई, जहाँ पे 2000 प्लांट्स हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। It also depend on the variety of environmental factor, availability of the nutrient and photosynthetic capacity of plant। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे प्लांट है वहाँ का environmental factor कैसा है, कि वहाँ पे डेजर्ट है या सॉइल है, वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कि सूखा पड़ रहा है। जहाँ पे डेजर्ट होगा ऑब्वियसली वहाँ पे प्लांट बहुत कम ग्रो करेंगे, उनको पानी की कमी होगी, उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट सॉइल में है जहाँ पे सब कुछ उसको ऑप्टिममली मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं कि कोई प्लांट ऐसी जगह पे जहाँ पे न्यूट्रिएंट है ही नहीं, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे न्यूट्रिएंट है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी प्लांट की वो उसके जेनेटिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका मेन काम यही होता है कि क्या करना है, खाना बनाना है, फोटोसिंथेसिस करना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल C3 C4 में देखेंगे तो जो C4 वाले प्लांट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा
क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम एज ए कंपेयर कर सकते हैं कि जो C3 है, C4 है, तो C4 वाले क्या होते हैं, ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और ये भी बात सही है कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि जो डेजर्ट में है उनमें एकदम ही कम है, या जो पानी में है उनमें कम है, ऐसा नहीं है। वो उनके जो बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। वहाँ पे न्यूट्रिएंट कैसे, इस बात पे भी डिपेंड करता है। कितने टाइप के स्पीसीज हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है प्लांट के। उनके अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये चारों फैक्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of the organic matter। अगर हम लोग पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स प्लांट ने अपना इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अपना रिस्पायरेशन लॉस जो भी इसका इस्तेमाल करना था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, उसने अपना यूज़ कर लिया। जो बचा हुआ NPP है, ठीक है, टोटल एनुअली अगर हम सालाना देखते हैं, जो NPP है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पूरे होल बायोस्फीयर की कितनी है, 170 बिलियन टर्न्स है, ठीक है। Of this, despite the occupying about the 70% of the surface, the productivity of the ocean is only 55 billion tons, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने अर्थ पे, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ पे अगर आप देखेंगे 70%, यहाँ पे मान लीजिए लैंड है, 70% क्या देखने को मिलेगा आपको, ये सब क्या देखने को मिलेगा, ये सब वाटर है, ये सब वाटर है, ठीक है। 70% आपको वाटर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये लैंड है, ठीक है, ये क्या है, हमारा लैंड है। लैंड पे थोड़ी हरियाली बन जाए, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 70% हमारे अर्थ पे क्या है, वाटर है, 70% वाटर है, एंड 30% क्या है, लैंड है, ठीक है, 30% लैंड है। बट इसका उल्टा होता है अगर NPP की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं एनुअली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सालाना, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है वहाँ से सिर्फ 55 बिलियन टन आ रहे हैं, ठीक है, 55 बिलियन टन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 115 बिलियन टन्स प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनुअली जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरा होल बायोस्फीयर का, ठीक है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है प्लांट ने अपना उसमें से रिस्पायरेशन लॉस करने के बाद जो छोड़ा है कंज्यूमर के लिए, हर्बिवोर्स के लिए, ठीक है, जो कंज्यूमर के लिए छोड़ा है वो क्या है, हमारा एनुअली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, 170 बिलियन टन है, ठीक है। जिसमें से अगर आप बात करते हैं हमारे ओशन से, जो हमारा पानी है, समुद्र है, उससे अगर हम बात करते हैं ओशन से, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, 55 बिलियन टन्स आ रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे 70% क्या है, वाटर है, और 30% लैंड है। तो हमको इस हिसाब से चाहिए था कि ज़्यादा पानी से आना चाहिए था, लैंड तो कम है ना। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि रिवर्स रेशियो है, 70% हमारे अर्थ पे क्या है, पानी है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है एनुअली NPP का वो कितना होता है, 55 बिलियन टन्स होते हैं। लेकिन जो लैंड है 30%, ठीक है, वहाँ से 115 बिलियन टन्स क्या निकलते हैं, यहाँ पे हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअली निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, जहाँ पे 70% वाटर है तो वहाँ पे 30% यहाँ पे बोल सकते हैं NPP निकल रहा है, और जहाँ पे 30% लैंड है वहाँ से 70% बोल सकते हैं यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है, पानी तो ज़्यादा है, लैंड तो बहुत कम है, 30% लैंड है, 70% वाटर है, इसके बावजूद भी लैंड से ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं एनुअली NPP बन रहा है, मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन रहा है एज़ कम्पेयर टू द जो पानी वाला पार्ट है, ओशन वाला पार्ट है वहाँ से। चलिए देखते हैं, रेस्ट ऑफ कोर्स इज़ ऑन लैंड, ठीक है, बाकी सब लैंड है 30%। डिस्कस द मेन रीज़न, अब इसका मेन रीज़न बताइए कि मेन रीज़न ऐसा क्या है कि लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है, क्या मेन रीज़न है। द मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर, ऑफकोर्स आप इसको जान सकते हैं कि जो लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है ओशन में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पहला लाइट नहीं पहुँचती, ठीक है, नो लाइट सिर्फ सरफेस तक ही रह जाती है या फिर बीच तक ही रह जाती है। अगर आप गहराई में जाएंगे समुद्र के, अंधेरा है, लाइट तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है जो बॉटम में रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि सोलर लाइट भी कुछ होता है, सन भी कोई चीज़ है, ठीक है, उनको ये नहीं पता। दूसरा क्या है, लो न्यूट्रिएंट, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस
पोटेशियम। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है ये सब की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। देखिए ना, पानी कितना ज़्यादा, 70% हमारा जो अर्थ है वो पानी से भरा हुआ है, 30% लैंड से, लेकिन उसके बावजूद भी जो 70% यहाँ पे वाटर हमारे अर्थ पे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है 55 बिलियन टन हो रहा है एनुअली एनपीपी, जो 30% दिखा रहा है एज कम्पेयर टू लैंड, जहाँ पे 30% लैंड है हमारे अर्थ पे, वहाँ पे 70%, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 70% का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। दैट इज़ 115 बिलियन टन है। ठीक है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ओशन में जो लाइट है पूरा डेप्थ तक नहीं जाती है, पहला। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये भी नहीं सही से मिलते, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक लो हो जाती है। और हम पहले से ही जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इन बातों पे ज़रूर डिपेंड करती है कि प्लांट का स्पीसीज कैसा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कितने पाए जा रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट की मात्रा ही कम है, चाहे कितना भी बड़ा सा इकोसिस्टम क्यों ना हो, प्रोडक्शन तो क्या होगा, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट की कितनी है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी में दो चीज़ें हैं, पहला प्राइमरी प्रोडक्शन है, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्शन। जो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होगा कि जो बायोमास है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, किसी भी एरिया में किसी भी टाइम जो प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी होगा वो प्लांट बना रहा है। प्राइमरी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। किसकी मदद से कर रहा है, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। मीन्स की जो बायोमास, जो ऑर्गेनिक मैटर खुद के अंदर बना रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो प्लांट कर रहा है, उसी को हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। वेट के फॉर्म में देखना होगा तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी के फॉर्म में देखना होगा किलो कैलोरी पर, यहाँ पे बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो कितना रेट ऑफ बायोमास बन रहा है किसी गिवन एरिया में, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ईयर लग जाएगा प्रोडक्टिविटी में क्योंकि यहाँ पर रेट बोला है। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीपीपी की, तो यहाँ पे टोटल प्लांट ने कितना खाना बनाया है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है किसमें, केमिकल एनर्जी में। टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि कितना टोटल ओवरऑल खाना बनाया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, वो क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनपीपी की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, तो इसका मतलब है कि प्लांट ने जो टोटल खाना बनाया उसमें से वो भी तो कुछ खाएगा, वो भी तो कुछ यूज़ करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीपीपी माइनस रिस्पायरेशन लॉस। ठीक है, प्लांट रिस्पायरेशन लॉस में ही इस्तेमाल करता है यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसमें से रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा, ठीक है, बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर का, उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये किसके लिए बचाया है, जो हर्बिवोर्स है, जो कंज्यूमर है, जो प्लांट्स को खाएंगे वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये अवेलेबल बायोमास है, जो कौन कंज्यूम करेगा, या तो डिकम्पोजर कर सकते हैं, मान लीजिए प्लांट खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई तो डिकम्पोजर खाएगा, या कोई आया गोट या फिर काऊ आया, उसने क्या किया, प्लांट को ब्राउज कर लिया, चढ़ लिया, ग्रेजिंग कर लिया, तो यहाँ पे हर्बिवोर्स ने उस एनर्जी को ले लिया। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पे नया जो ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, जो नया बायोमास बन रहा है कंज्यूमर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो एनुअली एनपीपी की बात करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे होल बायोस्फीयर में कितना होता है, 170 बिलियन टन होता है, जिसमें से ओशन से सिर्फ और सिर्फ कितने आते हैं, 50 बिलियन टन्स, और हमारे लैंड से या टेरेस्ट्रियल पार्ट से कितने आते हैं, 115 बिलियन टन्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पर 70% वाटर है, 30% लैंड है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई कहाँ है, लैंड पे है। ठीक है, कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, 115 बिलियन टन है। अगर वाटर की बात करते हैं, ओशन की बात करते हैं, वहाँ से कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन। ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे लाइट सही से नहीं पहुँच पा रही है, साथ में वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है। मीन्स जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे कम है। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।